Hello dear legal aspirants, very good evening. Hello dear legal aspirants, very good evening to all. Today is the Independence Day. I hope all of you have celebrated this with your families. डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर रहे थे जो कि चैप्टर 10 है. दिस इज चैप्टर 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये चाहे आप अधिवक्ता हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. अब तक 26 लेक्चर इंडियन एविडेंस एक्ट में हम कवर कर चुके हैं. जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे. और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है चैप्टर 10 135 से लेके 166 तक डील करता है. अब 135 से 166 में कल हमने 135 टू 140 तक कवर कर लिया था, जहाँ पे 135 ने आपको बताया कि सीपीसी और सीआरपीसी या फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन इस बात को गवर्न करेगा कि पहले किसके एविडेंस लिए जाएंगे, कौन सी पार्टी के. उसके बाद 136 ने बताया एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशन टू एडमिट द एविडेंस. 137 और 138 आपके एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन से डील करते हैं. 139 में हमने डील किया कि जब किसी भी को भी डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, तो मेयर जस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं. और 140 में कहा कि अगर कोई विटनेस टू कैरेक्टर है तो उसे क्रॉस किया जा सकता है. विटनेस टू कैरेक्टर को क्रॉस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 140. उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था. आई होप उस ग्राफ को आपने अपने बेयर एक्ट में फेयर बनाया होगा. ग्राफ हम फिर से आज बना लेते हैं. ग्राफ हमारा किससे डील करता है, एक वर्ड था क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम एक सिंबल की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये साक्ष्य की बात कह रहा है. साक्ष्य मतलब आप अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए यू हैव टू इम्पीच द credibility of the witness of adverse party, and you have to create the veracity, you have to prove the veracity of your witness. otherwise आप अपना केस नहीं जीत पाएंगे. यानी कि क्वेश्चंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन की टाइप आती है जिसको बोला जाता है लीडिंग क्वेश्चंस. लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ डील करते हैं, 141 से लेके 143 तक. ये पूरा एक बंच है. फिर आ जाता है 146 के अंदर कि आप कौन से क्वेश्चन लॉफुल हैं. लॉफुल क्वेश्चंस कौन से होंगे, कहाँ पे लॉफुल, क्रॉस एग्जामिनेशन में. क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन जो है आपके लॉफुल रहते हैं. फिर हमने कहा था कि जो अनरीजनेबल क्वेश्चंस है, अनरीजनेबल ग्राउंड पे जो क्वेश्चन बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन क्या है, नॉट टू आस्क. नॉट टू आस्क ये कौन सा सेक्शन कहता है, 149 एंड 150. अगेन इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस की हमने बात की थी. इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन जो डील होते हैं वो 151 में डील होते हैं. अब किसी के इंसल्ट या अनॉइन करने वाले क्वेश्चंस 152 में डील होते हैं. और वहीं पे 154 में जब आपका विटनेस होस्टाइल बन जाता है, क्या हो जाता है, बागी हो जाता है, होस्टाइल विटनेस बन जाता है, तो खुद के ही विटनेस से सवाल जवाब किए जा सकते हैं. और लास्ट में 165 को हमने डील किया था, जहां पे जज साहब की ये पावर है टू आस्क एनी क्वेश्चन. किसकी पावर, जज की पावर है, मैजिस्ट्रेट साहब की पावर है कि वो किसी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर 10 है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के चारों तरफ ही रिवॉल्व करता है. तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा. सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन. लीड का मतलब क्या होता है, लीड होता है लीडर, यानी कि जो किसी को रास्ता दिखाता है. और वहीं पे आ गया लीडिंग, जो रास्ता दिखा रहा है. लीडिंग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो किसी को रास्ता दिखाता है. सपोज कीजिए कि विटनेस बॉक्स के अंदर, आपका जो विटनेस बॉक्स है वहां पे आपका एक विटनेस खड़ा था और आपने उससे कहा एडवोकेट साहब ने कि क्या तुम दिल्ली के हो,
उसने कहा हाँ जी मैं दिल्ली का हूँ। 12 मई को आप उस बार में गए थे, सो एंड सो बार में इतने बजे गए थे, तो कह रहा हाँ जी 12 तारीख को मैं उतने बजे वहां पे गया था। तो आपको नहीं लग रहा कि वॉट एवर एडवोकेट वॉन्ट, एडवोकेट इज स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द विटनेस। इन लाइन्स पे ध्यान दीजिएगा, एडवोकेट इज स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द विटनेस। विटनेस के मुंह से कौन बात कर रहा है? एडवोकेट बात कर रहा है। तो भाई ऐसे तो वो अगर आप जवाब ही उसको बता रहे हो तो फायदा क्या हुआ? यानी कि जो आप अपने गवाह से कहलवाना चाहते हैं वो वही कहेगा कोर्ट में। तो ये जो है फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये फेयर नेचुरल जो जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। इसीलिए पहले हमने आपको समझाया था कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है। इन चीफ यानी जहां पे अपने ही विटनेस को पार्टी क्या करती है? एग्जामिन करती है कोर्ट के सामने, उसकी बात को कोर्ट के सामने रखती है। फिर अदर पार्टी जो है वो क्या करती है? वो क्रॉस करती है और फिर से सेम पार्टी उसको री एग्जामिन करती है। और अगर कोई नया मैटर आता है तो उस नए मैटर पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अगेन क्रॉस हो सकता है, जिसे कहते हैं फर्दर क्रॉस। ठीक है, यहां तक हमने डील किया था। अब आप एक चीज सोचिए, लॉजिकल चीज है कि जब एग्जाम इन चीफ या री एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? जिसने अपने बेनिफिट के लिए विटनेस को बुलाया है। और अगर आपने उसको परमिट कर दिया कि लीडिंग क्वेश्चन पूछ लो, तो वो तो अपने फायदे के लिए पूछ लेगा। तो अपने फायदे के लिए पूछेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन ऑन चीफ और री एग्जाम में नहीं पूछ सकते, क्रॉस में पूछ सकते हो, क्रॉस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट में इस चीज से 3 सेक्शन डील करते हैं। एक ट्राइपॉड बनता है, सबसे पहले आता है जब मैं बात करूं कि लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पे एक डॉट लगा लेते हैं, इससे आप समझ जाएंगे, आप मुझसे तो ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन 141। ये जो सेक्शन है ये इसको क्या करता है? डिफाइन करता है। ठीक है, डेफिनेशन देता है। किसकी डेफिनेशन देता है? कि व्हाट इज लीगल क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये इस बात का आंसर देता है। अब ये क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाने चाहिए और कब पूछे जाने चाहिए? ठीक है, तो इसकी 2 बातें बनती है। एक है कि ये बिल्कुल नहीं पूछे जाने चाहिए, मस्ट नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि भाई नेचुरल जस्टिस की बात है, अगर आप खुद से अपने विटनेस को सब बताएंगे तो उसका तो काम हो जाएगा। और दूसरा इसी में है दे कैन बी आस्क्ड, पूछे भी जा सकते हैं। दोनों बातें यहां पे आ गई। अब ये क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, नहीं पूछे जाने चाहिए। व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, दिस इज सेक्शन 142। ठीक है, और दे मे बी आस्क्ड, दे कैन बी आस्क्ड इन सेक्शन 143। तो यहां पे देखिए 141, 142 और 143 का एक ट्राइपॉड बन जाता है। दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ इसमें नहीं पूछे जा सकते। सेकंड, इन री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछे जा सकते। लेकिन इसकी भी क्या है? कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है? एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे? देखिए एक्सेप्शन तो है, बट दीज एक्सेप्शंस आर सब्जेक्टेड टू परमिशन ऑफ कोर्ट। न्यायालय की परमिशन से ही आप इनको पूछ सकते हैं, परमिशन ऑफ कोर्ट। क्या क्या रहेगी परमिशन यहाँ पे? सबसे पहली चीज यहां देखिए क्या रहेगी, जब ये इंट्रोडक्टरी नेचर के हो। कैसे हो? जहां पे इंट्रोडक्टरी हो, यानी कि ये पुनः स्थापना की बात कह रहे हो, यानी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज को। जैसे कि आप, क्या आपका नाम श्यामलाल है? भाई वो श्यामलाल ही बुलाया गया है, विटनेस लिस्ट में उसका नाम श्यामलाल है। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है? जहां पे ये अनडिस्प्यूटेड हो, अनडिस्प्यूटेड, कोई भी निर्विवाद मामला अगर वहां पे है तो तब उस केस में हो सकता है। और थर्ड यहां पे क्या रहेगा? अगर कोई मैटर सफिशिएंटली प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी मतलब पर्याप्त रूप से
कोई चीज साबित हो चुकी हो, तो खाली ये 3 ग्राउंड है जब ये पूछा जा सकता है अंडर दिस एक्सेप्शन। तो सेक्शन 142 आपको क्लियर हो गया होगा। अब 143 पे आते हैं। 143 में दे कैन बी आस्क्ड, कहां पे पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, यानी कि एडवर्स पार्टी पूछ सकती है, क्योंकि देखिए वहां पे वो पार्टी तो इसको इम्पीच करना चाहती है, दैट पार्टी वांट टू इम्पीच द विटनेस, सो वो पूछ सकती है। दैट वांट टू सेक द क्रेडिट ऑफ दैट विटनेस, अपने केस को जीतने के लिए उसे विटनेस को तोड़ना है, तो वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। इस चार्ट को अच्छे से बना करके अपने बेयर एक्ट में लगा लें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक अगर आपको किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है। अब अगर डाउट नहीं है तो एक बार इसका बेयर एक्ट में लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। 141 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज टू एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देने वाला ही जो आंसर चाहता है उससे, ऐसे क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। क्या तुमने उस दिन 5,000 रुपये इसको नहीं दिए थे? हाँ जी दिए थे, मैंने इसको 5,000 रुपये दिए थे, ठीक है, यानी जो मैं कहलवाना चाहता हूं उससे। अब 142 कहता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, वो कब नहीं पूछे जाने चाहिए, मस्ट वर्ड यूज हुआ है। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, यदि पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया है, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। आपने मूवीज में देखा होगा कभी कभी कोई जब सवाल पूछता है विटनेस से तो दूसरी पार्टी क्या कहती है? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। तो वहां पे क्या कहते हैं मैजिस्ट्रेट साहब? ऑब्जेक्शन सस्टेन या ऑब्जेक्शन ओवर रूल। इफ ऑब्जेक्शन इज सस्टेन यू कैन नॉट आस्क दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ ऑब्जेक्शन ओवर रूल इट मीन्स कोर्ट को ने आपको परमिशन दे दी, आप पूछ सकते हैं। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, जब ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गया तो भैया वहां परमिशन मिल गई, सस्टेन हो गया तो परमिशन नहीं मिली है। अब कोर्ट कब परमिट करेगा? देखिए कोर्ट सेल परमिट, कोर्ट को परमिट कर देना चाहिए लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी, विच आर अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। यही 3 कैटेगरी हमने बात की थी। जो हमने चार्ट बनाया क्या उसमें और यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ आप डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहां सिर्फ एक चार्ट को देखने से रिवीजन में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। इससे बाहर बताइए कुछ चार्ट से बाहर कोई चीज है? कोई चीज उससे बाहर नहीं है। अब 143 क्या कहता है? व्हेन दे मे बी आस्क्ड, कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये आपका एमसीक्यू बहुत बार पूछा जा चुका है। तीनों से एमसीक्यू कब पूछे जाते हैं, कब नहीं पूछे जाते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। इससे एमसीक्यू बनता ही बनता है, आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहां से एमसीक्यू आने की, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने बेस्ट एविडेंस रूल की बात की थी। बताइए आप बेस्ट एविडेंस रूल कहां पे दिया गया है? बेस्ट एविडेंस रूल, जिसने प्रीवियस वीडियो सारे देखे उसको इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होगा। सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द बेस्ट एविडेंस रूल। अब बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट है किसी भी चीज का, अगर हमारे पास 2 प्रूफ है, मान लीजिए एक फैक्ट है, कोई फैक्ट है जिसको हम F1 कह देते हैं, F1। अब इस F1 फैक्ट के मेरे पास 2 एविडेंस है, एक ऑरल है यानी कि एक विटनेस है, और एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मुझे कौन से एविडेंस पे ज्यादा रिलाई करना है? तो आई हैव टू रिलाई ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। आपको वही एविडेंस वहां पे देना है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ट एविडेंस रूल कहां दिया गया है, तो प्लीज रिमेंबर सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 92 के जो प्रोवाइजो है, टोटल 6 प्रोवाइजो वहां दिए गए हैं, उन प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक एमसीक्यू आपका 91 और 92 से बनना ही बनना है। सो रिमेंबर दिस। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सेक्शन 60 बेस्ट एविडेंस रूल है। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस के लिए बेस्ट एविडेंस है, ना कि कंप्लीट एविडेंस के लिए।
वो ओरल एविडेंस में कहता है कि जिसने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, खुद से महसूस किया, खुद का ओपिनियन हो वही दे सकता है। सुनी सुनाई बात, नो हेयर से एविडेंस। सेक्शन 60 कहता है नो हेयर से एविडेंस, ये कहता है बेस्ट एविडेंस। सो रिमेंबर दिस डिफरेंस। अब इस बेस्ट एविडेंस का यहां क्या कंसर्न है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 144। अब 144 की लैंग्वेज को पढ़ के देखिएगा। 144 की लैंग्वेज क्या कहती है, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, ऐसे एविडेंस जो मैटर इन राइटिंग है। राइटिंग में क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट है। क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो ये किसकी बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से कहां आते हैं, सेक्शन 61 कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद 62 डिफाइन करता है प्राइमरी, 63 डिफाइन करता है सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। 64 बताता है कि प्राइमरी कब दिए जाएंगे, 65 बताता है सेकेंडरी कब दिए जाएंगे। सेम 65A बताता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 65B बताता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी काम आएंगी चीजें आपको। चलिए अब ये क्या कहता है कि एनी विटनेस मे बी आस्क्ड whilst under examination whether any contract, grant or other deposition of property as to which he is giving evidence was not contained in document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to content of any document which in the opinion of court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it। देखिए कितनी अच्छी बात कर, दो सिचुएशन का है इसने जिक्र किया है। पहली चीज क्या है, जब कोई विटनेस कोई ऐसी टेस्टिमनी वहां पे दे रहा है और तो उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या ये कहीं पे रिटर्न में भी लिखा है, और वो कहता है जी यस। क्या कहता है वो, यस लिखा हुआ रिटर्न में है। तो कोर्ट क्या कर, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है कि साहब पहले रिटर्न वाला मंगाओ, इसकी बात बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो वहां पे कोर्ट उसे रोक सकता है और कह सकता है कि जाओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आओ, क्योंकि वो क्या है, बेस्ट एविडेंस रूल है। यहीं पे दूसरी चीज क्या आ जाती है, अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ पे कैसी स्टेटमेंट दे रहा है, विच इज रिलेटेड विद सम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, वो ओरल कंटेंट है किसी डॉक्यूमेंट का। तो जब आप सेक्शन 63 की कंडीशन नंबर 5 पढ़ते हैं, 63 के सब सेक्शन 5 में क्या पढ़ते हैं, द ओरल कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी गिवन एज ए सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन उसके लिए 65 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो पार्टी जिसने उस विटनेस को बुलाया है वो बताएगी कि सर मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूं, और ये ओरल कंटेंट जो अंडर सेक्शन 63 सब सेक्शन 5 क्या है, रिलीवेंट है, तो इसे प्लीज आप ले लीजिए। समझ गए दोनों कंडीशन, यही आपका 144 कहता है। अ विटनेस मे गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर रिलीवेंट इन देमसेल्फ आर रिलीवेंट फैक्ट। यहां पे ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, कि एक विटनेस ओरल एविडेंस दे सकता है अगर वो स्टेटमेंट वहां पे अपने आप में रिलीवेंट होती है। देखिए इसका एक जो एग्जांपल है, इलुस्ट्रेशन, इसने एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहां पे हुआ क्या है कि जो ए है, ए के ऊपर आरोप लगा कि उसने बी को क्या किया, असॉल्ट किया। दिस इज द एक्यूजेशन ओवर ए। अब सी ने, सी डिपोज, सी विटनेस है, सी विटनेस, और वो कहता है कि मैंने सुना था ए डी को कह रहा था, ए किसको कह रहा था, डी को कह रहा था कि बी ने मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए, चोरी का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है और मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में ए का मोटिव दिखाती है कि वो बी को असॉल्ट कर सकता है। क्या दिखाती है, मोटिव। मोटिव कहां पे रिलीवेंट हो जाता है बताइए, सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, तो मोटिव यहाँ पे अंडर सेक्शन 8 रिलीवेंट हो जाता है। हालांकि वो लेटर जो है उसी का कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। देखिए लेटर तो रिटर्न में है, उसका कोई एविडेंस नहीं आया है। ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में एक रिलीवेंट फैक्ट है,
वो यहाँ पे रिलीवेंट हो सकती हैं, बट उसकी रिलीवेंसी भी कहीं ना कहीं आपको प्रूव करनी होती है। जैसे हमने मोटिव कहाँ से निकाला, सेक्शन 8 से यहाँ पे निकाला है। ये आपका सेक्शन 144 है। आई होप 144 में अभी आपको कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आता है जो सेक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लीज उस पर अभी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन आप यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि अब हम एक वर्ड यूज करने वाले हैं बार बार जो यहाँ पे आता है, कंट्राडिक्शन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें, जो लाइव देख रहे हैं तो वो तो नहीं पॉज कर पाएंगे, बाद में जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज कर दें और अपना आराम से सीआरपीसी का बेरेक्ट खोल लें, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइव बैठे हैं वो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी और एविडेंस चारों बेरेक्ट साथ में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सीआरपीसी का भी बहुत कुछ डील करने वाले हैं। सेक्शन 145 को जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 145 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। 145 डील करता है किसी रिटन स्टेटमेंट के बारे में। इसको हमेशा किसके साथ में पढ़ना है आपको, ये हमेशा ही आपका जो है किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, सेक्शन 153 के साथ। 153 ओरल स्टेटमेंट की बात कह रहा है, क्योंकि देखिए दो तरह की स्टेटमेंट होती है, एक आपकी अगर रिटन है तो दूसरी ओरल भी तो है। अगर एक रिटन है तो दूसरी जो है वहां पे कहीं ना कहीं ओरल भी है। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या वो जो उसकी राइटिंग है उसको शो करनी है कि नहीं करनी। जो एमसीक्यू यहां बनता है वो यही बनेगा कि जो रिटन स्टेटमेंट है जब उसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो क्या उसे हम शो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उसे दिखानी होगी हमें। इस तरह के एमसीक्यू आपको यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बेरेक्ट लैंग्वेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। देखिए 145 क्या कहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ध्यान दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन कह रहा है, कंट्राडिक्शन तो इसके बीच का सिर्फ एक पार्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड, मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड, तो क्रॉस एग्जामिन को हाईलाइट कर ले। एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ये रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कैसे हो सकता है, देखिए जब आपने कोई चीज रिटर्न में खुद से ऐसी स्टेटमेंट दी, या फिर आपने क्या किया एक एफआईआर रजिस्टर कराई, तो एफआईआर ओरल भी हो सकती है, एफआईआर रिटर्न भी हो सकती है। यार जब ओरल देंगे तो वहाँ पे जो ओआईसी पुलिस स्टेशन है सेक्शन अंडर सेक्शन 154, वो उसे क्या करेंगे, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, उसे लिखेंगे। तो एंड रिलीवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। यहां तक आपका एक पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पार्ट आपका बन जाता है और एक एमसीक्यू भी यहां पे आपका तैयार हो जाता है। सेक्शन 145 में दो चीजें याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड विद प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट्स। अभी यहां पे दो काम कर रहे हैं आप। पहला हम कर रहे हैं उसको क्रॉस एग्जामिन, क्या कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। तो वी विल नॉट शो हिम, नॉट शो टू हिम, क्या नहीं दिखाएंगे, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट। ये सीपीसी वाले रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, वो प्लेंट का जवाब में जो आप वहां पे लिखते हो ऑर्डर 8 में, वो उसको नहीं दिखाई जाएगी जब उसे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या स्टार्ट होता है, बट को आप एक उसमें डाल दें, सर्कल में डाल लें। उसके बाद स्टार्ट करें नेक्स्ट को, इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम। अगर इंटेंशन क्या है, उसे कंट्राडिक्ट करने की, यानी कि दूसरी चीज क्या आ गई यहां पे, कंट्राडिक्शन आ गया। अगर इसी तरह से आप इसको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ना, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज से बाहर कुछ नहीं आना है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली तो आपका एग्जाम क्लियर समझिए।
अगर बट इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, उसे उस राइटिंग से कंट्राडिक्ट करना चाहते हो, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स ऑफ इट विच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग हिम। जरूरी नहीं कि आप उसको पूरी की पूरी दिखाओ, लेकिन यू हैव टू शो हिम, वी विल शो हिम, यस यस द राइटिंग विल बी शो हिम, कितनी, ओनली दैट पार्ट विच वी वांट टू कंट्राडिक्ट, सिर्फ उतना हिस्सा। आई होप अब आपको 145 एक बार अच्छे से समझ में आया। इसको देखिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए। दो चीजें पढ़ते हैं आप जब होते हैं, तो एक होता है आपका कंट्राडिक्शन, एक होता है कॉर्पोरेशन। अंडर सेक्शन 157 आप कॉर्पोरेशन करते हैं, रूल ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट मीन्स आपके एविडेंस को सपोर्ट करना। कंट्राडिक्शन उल्टा है कि किसी की बात को और ज्यादा से डाउन कर देना। 145 कहता है कि जब प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट को लेकर अगर किसी को क्रॉस एग्जामिन करोगे, तो किसी ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो या तो उसने खुद से लिखी या उसे राइटिंग में रिड्यूस किया गया है। अब मान लीजिए ए ने FIR रजिस्टर कराई, क्या कराई, FIR। अब उसे आप क्रॉस में पूछ सकते हो कि हाँ भाई FIR में तुमने लिखवाया था कि तुम शाम को इतने बजे वहां गए, तब ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, यानी कि उससे रिलेटेड आप जब क्रॉस करोगे आप, तो क्रॉस के दौरान आपको उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने उसे क्या करना चाह रहे हैं, आप कंट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप सेक्शन 172 पढ़ते हैं ना, वो है केस डायरी। केस डायरी को या तो आयुक्त देखता है, SHO देखता है, या कोर्ट देखता है। एक्यूज्ड हो, प्रोसिक्यूशन हो, किसी के पास नहीं जाती है। लेकिन केस डायरी को जब पुलिस वाले को कंट्राडिक्ट करना है, 159 के तहत वो उसे अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के तहत उसे दिखाया जा सकता है। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आई होप 145 आपको इससे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 145 आपने कहा कि रिटन स्टेटमेंट है, प्रीवियस में हमने क्या कहा था कि 153 ओरल स्टेटमेंट की बात करता है। तो 145 को अगर एक बार समझ लिया तो 153 को भी समझना है। अभी 153 पे आते हैं। 153 क्या कह रहा है, 153 कह रहा है कि ओरल एविडेंस को, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरासिटी? वेरासिटी क्या होती है? वेरासिटी होती है किसी की सत्यवादिता, कौन कितना सत्यवादी हरिश्चंद्र है कि नहीं है, उसकी सच्चाई को चेक करना है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एक्सक्लूड कर रहा है। टू कंट्राडिक्ट द आंसर, आंसर के जवाबों को कंट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस, साक्ष्य नहीं देना है। टू द क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी, ऐसे क्वेश्चंस के जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करते हैं। 153 में मैं आपको बताता हूं, अगर कोई क्वेश्चन इन इंक्वायरी है जहां पे उसकी क्रेडिट बाय इंजरिंग करेक्टर, कोई ऐसा क्वेश्चन आपने अपने उससे पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उसके करेक्टर को इंजर कर रहा है और उसने उसका आंसर दे दिया। समझिएगा इस चीज को, आपने क्वेश्चन पूछा जो उसके करेक्टर को इंजर कर रहा है और उसने उसका आंसर दे दिया। अब 153 कहता है कि भाई इस आंसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया जाएगा, नो एविडेंस। तुम उसको एविडेंस पेश नहीं कर सकते, ठीक है। तुमने उससे कहा कि भाई क्या तुम कोई, मान लीजिए ऐसी किसी सेक्सुअल हरासमेंट का केस और आपने उस लड़की से कहा कि ये लड़की तो पहले से ऐसी ही थी और उसने जवाब दे दिया उस बात का, तो अब आप उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, नहीं तुम तो इससे भी ज्यादा बुरी थी, तुम तो ये ऐसा था, तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आप एविडेंस वहां नहीं दे सकते। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शन है वो देखिएगा। अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, तब अगर वहां पे इम्पार्शियलिटी को इम्पीच करने वाले क्वेश्चन के फैक्ट को डिनाई कर रहा है, तब दो यहाँ पे इसकी जो है क्या है, एक्सेप्शन है। देखिए डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड एंड हैज आंसर्ड
any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tend to shake his credit, उसका क्रेडिट शेक करने वाले, इंजरिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को इंजरी पहुंचाने वाले, और उसने उसका जवाब दे दिया हो, तो उसके बाद नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा जो उसको कंट्राडिक्ट करे। बट इफ ही आंसर्स फॉल्सली, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है, ही मे आफ्टरवर्ड बी चार्ज्ड विद गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगा देंगे। अच्छा बताइए, जब फॉल्स एविडेंस का लगाएंगे तो आईपीसी की कौन सी धारा उसके ऊपर लगेगी, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड विल अप्लाई? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 191, अरे भाई 191 तो बताता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, 192 बताता है क्या, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इनकी पनिशमेंट हमेशा डेफिनेशन वाले सेक्शन नहीं लगते, यहाँ पे सेक्शन लगते हैं पनिशमेंट वाले, तो आईपीसी का सेक्शन 193 उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फॉल्स एविडेंस का उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन उसे कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2। If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and he denies it, evidence may be given of his previous conviction। कोई व्यक्ति आया विटनेस बन के एक, तो यहाँ पे इससे पूछा वकील साहब ने कि तुम तो यार चोर हो, तुम्हें तो पहले सजा हो चुकी है 2 साल की। अब ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, मुझे कोई सजा नहीं हुई है, मुझे कोई सजा नहीं हुई है। तो क्वेश्चन तो इसके कैरेक्टर को इम्पीच करने वाला था, इसने आंसर भी दे दिया, तो क्या आप एविडेंस दे सकते हो? अगर जनरल रूल से देखा जाए 153 के, तो नो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। बट एक्सेप्शन है, प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस आप दे सकते हो। अब आप कहते हो कि सीआरपीसी साथ रखवा देते हो, आईपीसी रखवा देते हो, सीपी से रखवा देते हो, कब काम आती है? अरे भाई देखो, अभी आईपीसी का जिक्र हुआ था तो काम आई कि नहीं आई? आप में से बहुत रेयर स्टूडेंट है जिन्होंने खोल के देखा होगा, मुझे पता है, लेकिन जिसको पढ़ने की लगन है, जो चाहता है चीज़ों को लिंक करना, जो साथ साथ एक बार अगर देख लेता ना, वो कभी नहीं भूलता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब सीआरपीसी को भी खोल लो, चलो सीआरपीसी है ना आपके पास, तो सीआरपीसी खोल लो। सीआरपीसी में सेक्शन 298 खोलिए। अब 298 क्या कह रहा है? प्रीवियस कन्विक्शन को किस तरह से प्रूव किया जाएगा, कैसे प्रूव करेंगे? या तो जजमेंट की कॉपी दे दो कन्विक्शन ऑर्डर की, या फिर जेलर साहब से सर्टिफिकेट ले आओ जिस जेल में था। यही तो कह रहा है 298 सीआरपीसी। आ रहे हैं ना दूसरे मेरे एक्ट भी काम, यही इंटरलिंकिंग है, यही से आपका दिमाग की बत्ती जलेगी, यही आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। एक्सेप्शन 2 क्या है यहाँ पे? इफ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर इट by denying the fact suggested, he may be contradicted। अगर कहीं पे विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पार्शियलिटी को, भाई विटनेस मस्ट बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियलिटी को क्या कर रहा हो? इम्पीच कर रहा हो, और वो उसका आंसर बना करके दे दे सजेस्टेड फैक्ट्स में, तो वहां पे उसे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर बोथ दीज एक्सेप्शंस एंड दिस सेक्शन। अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है? ए क्लेम्स, ए ने क्या किया? ए ने क्लेम किया भाई, अगेंस्ट एन अंडर राइटर इज रजिस्टर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन द फॉर्मर ट्रांजैक्शन ही हैड नॉट मेड अ फ्रॉडुलेंट क्लेम, ही डिनाइज। अब उससे पूछा गया कि अगर तुमने इससे पहले कोई फ्रॉड क्लेम नहीं किया है, उसने मना कर दिया। अब एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ही डिड मेक सच अ क्लेम, तो ऐसा एविडेंस यहाँ पे इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो आप तो कहेंगे कितनी गलत बात है, लॉजिकली सोच के देखिए ना। लेकिन भाई ये भी तो कह रहा है कि अगर उसने ऐसा झूठा बोला है, उसने क्या बोला? ही डिनाइज, उसने मना कर दिया। अब अगर उसने जानबूझ के झूठ बोला है तो उसने क्या किया है? कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया है, उसे 193 आईपीसी में पनिश कर दिया जाएगा, लेकिन एविडेंस यहाँ पे इनएडमिसिबल होगा। रिमेंबर दिस। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ए विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वॉज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन
फॉर डिसऑनेस्टी, ही डिनाइज इट। भाई तुम्हें कहीं पे तुम बेईमान थे, बेईमानी के लिए तुम्हें कहीं से निकाला गया था? उसने कहा ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना था। अब एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। अगर जी ये तो बहुत बड़ा बेईमान था, पिछले स्टोर से इसको भगा दिया था बेईमानी की वजह से। द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, ऐसा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर इसका आंसर गलत है तो इसको फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूट जरूर किया जा सकता है। दोनों इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों से आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे 145 में देखिए, 145 आपका किसके बारे में कह रहा था? रिटन स्टेटमेंट्स। और वहीं पे 153 किसकी कह रहा था? ओरल स्टेटमेंट्स। दोनों किसकी बात कर रहे हैं? कंट्राडिक्शन कब करेंगे कब नहीं करेंगे। यहाँ तक दोनों के दोनों सेक्शन, किसी को डाउट है कोई? चलिए अब चलते हैं 146 के ऊपर। 146 पे 146 ये कहता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। भाई आप किससे क्या पूछ सकते हैं लॉफुली? अब लॉफुल क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे क्वेश्चन जो लॉफुल है कहां पे है? क्रॉस एग्जामिन्स में। यही था हमारे चार्ट में। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेक्शन एक सीरीज से होते हुए चले, आपको ऐसे ध्यान नहीं देना, बस नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगर कोई भी सेक्शन स्किप हो जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए अब यहां पे लॉफुल क्वेश्चन देखिए, टोटल 3 तरह के लॉफुल क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो क्वेश्चंस हैं जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस क्या है? जो उसके लाइफ के स्टेटस को बताते हैं कि वो जिंदगी में क्या है भाई। तीसरे हैं जो उसके क्रेडिट को सेक करते हैं बाय इंजरी टू हिज कैरेक्टर। और इसी तीसरी कैटेगरी से जुड़ा हुआ हमने अभी 153 पढ़ा था, इसीलिए मैंने पहले आपको 153 पढ़ाया ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ें जरूरी है। और जब देखिए किसी के भी क्रेडिट को सेक कर रहा है उसके कैरेक्टर को इंजरी करके, तो जो प्रिजम्पशन ली जाती है वो उसके जर्नल कैरेक्टर से ली जाती है, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर से नहीं ली जाती। द रेपुटेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द जर्नल कैरेक्टर, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है जो हम फिजिकल क्लास में दे लेते हैं, या ऑनलाइन क्लास में देना सही नहीं है, लेकिन आप आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 146 को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियरइन आफ्टर रेफर्ड बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? उसकी विरासिटी को। विरासिटी क्या होती है? सत्यवादिता। टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। भाई वो जीवन में क्या है ये पता करने के लिए वो कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी उससे पूछे जा सकते हैं। टू सेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चंस माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम टू ए पेनल्टी और फॉरफीचर। भले ही ऐसे क्वेश्चन उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन में लेकर जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 132 याद आ रहा होगा, यहाँ पे उसे कब कंपेल कर सकते हैं। 147 148 में भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया 2013 में। ये प्रोवाइजो यहाँ पे ऐड हुआ था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, 8, 13 और 18 तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप ध्यान से पढ़ें जरूर। ये तीनों क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। प्रोवाइडेड दैट इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी सी डी ई ऑफ आईपीसी फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, रेप के जो ऑफेंसेज हैं, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू। जब क्वेश्चन ऑफ कंसेंट की बात आ गई तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको सेक्शन 53A याद आया, जहां पे कैरेक्टर की रिलेवेंसी की आप बात कर रहे थे, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, रिमेंबर। और साथ में 114A
कंसेंट नहीं थी। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? कंसेंट नहीं थी। दोनों सेक्शन आपको याद आ गए ना। इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस और पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू जनरल इमोरल कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑफ सच विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट और क्वालिटी ऑफ द कंसेंट। उन दोनों के लिए कोई भी यहाँ पे आप क्या है एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए। 114A कौन सी प्रिजम्पशन थी? सेल्फ प्रिज्यूम है। क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। रिबटेबल है लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट यही मानेगा कि उसकी प्रिजम्पशन नहीं थी। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? एक्यूज्ड के ऊपर चला जाता है। तो ये आपका 146 था। अभी चलते हैं 147 के ऊपर। देखिए 147 कहता है कि किसी को कब कंपेल कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ एक चीज़ आती है राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस आपको ध्यान हो, मैंने इससे पहले एक बार नंदनी सतपथी के केस को बड़ा डिस्कस किया था। ये उड़ीसा की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी के टाइम पे थी और काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जाती है। तो राइट टू साइलेंस की बात यहाँ पे आई। ठीक है, अब सेक्शन 160 के तहत आपसे आईओ स्टेटमेंट लेता है। तो क्या आईओ कुछ भी पूछे ना बताऊं मैं, मेरी मर्जी? ऐसे सवाल के जवाब मैं नहीं देने के लिए बाध्य हूं जो मुझे ही इंक्रिमिनेट करते हो। ये मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, सो 147 के साथ साथ आपको 132 भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, 147 तो इतनी सी बात कह रहा है कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो रिलीवेंट है किसी प्रोसीडिंग में, वहाँ पे 132 अप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही कह रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, अब 132 147 क्या है? 147 को तो इतना ही कह दिया। अब 132 दोबारा से देख लेते हैं। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। भाई इसी ग्राउंड पे आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन भी देता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलाओगे। और इसको साथ में पढ़ा जाना चाहिए किसके साथ? 148 के साथ, क्योंकि 148 ही तो ये बताएगा ना आपको कि कोर्ट विल डिसाइड कि वो उसका आंसर दे या नहीं दे। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर। ये कोर्ट का टोटल यहाँ डिस्क्रिशन दे दिया गया है अंडर सेक्शन 148। 132 रीड विद 147, रीड विद 148। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शन आपस में इंटरलिंक है। ये एक बंच है, इसको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अपने बेयर एक्ट में 148 खोलिए आप सब लोग। ओपन 148। Court to decide when the question shall be asked and when witness compelled to answer. If any such question relate to a matter not relevant to suit or proceeding except in so far as it affects the credit of witness by injuring his character, court shall decide. Who will decide? Court shall decide. Whether or not the witness shall be compelled to answer it. कि भाई विटनेस को आंसर जवाब देना है कि नहीं देना है। If it thinks fit, वार्न द विटनेस। वो विटनेस को वार्निंग देगा दैट ही इज नॉट ऑब्लिज टू आंसर इट, कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। 164 के जब स्टेटमेंट लेता है मैजिस्ट्रेट बताता है ना कि भाई कन्फेशन सोच समझ के करना, तुम्हारे खिलाफ यूज हो जाएगा। फिर इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। कोर्ट क्या क्या बातें ध्यान में रखेगा? टोटल 4 बातें हैं जिसे कोर्ट अपने ध्यान में रखेगा। सबसे पहली बात क्या है? सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट ट्रुथ ऑफ इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। नेक्स्ट है सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्प्यूटेशन विच दे कन्वे रिलेट्स टू द मैटर सो रिमोट इन टाइम और सच ए करेक्टर दैट ट्रुथ ऑफ इम्प्यूटेशन would affect in a slight degree।
द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज, ये बता रहा कि वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर कब होंगे। पहला कब बता रहा है कि वो क्वेश्चन प्रॉपर कब होंगे, दूसरा और तीसरी कंडीशन ने क्या बताया कि वो इम्प्रॉपर कब होंगे। कोर्ट में इफ इट सी फिट ड्रा फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर, विटनेस क्यों मना करा उसको भी देखेगा। इनफेरेंस दैट आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल, कि कहीं वो जवाब देगा तो अनफेवरेबल तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इसको। तो कोर्ट का टोटल डिस्क्रिप्शन है। हाउ विल द कोर्ट डिसाइड whether the question shall be permitted or disallowed, it will be decided by two things, one is the proper question, another is the improper question। ठीक है, पहला जो कैटेगरी है वो क्या है, प्रॉपर क्वेश्चन है, दोनों क्या है, इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। अंडरस्टूड। सो प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्वेश्चन के साथ ही वो इसको डिसाइड करेगा। तो 132, 147, ठीक है, ये किसके साथ 148, यही तो बताएगा भाई कि उससे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। आई होप आपको 148 तक क्लियर हो गया। 149 फिर डील करता है कि अनरीजनेबल ग्राउंड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है भाई। ठीक है, नो सच क्वेश्चन एज रेफर्ड इन सेक्शन 148 ought to be asked unless the person asking it has a reasonable ground। अनरीजनेबल का नहीं पूछना, जैसे इलुस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डकैत, वो विटनेस जो है डकैत है, ये बताया गया। दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर इज अ डकैत, क्या तुम डकैत हो भाई। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई एक आदमी विटनेस के तौर पर यार आपने पूछ लिया, अरे यार तुम डकैत हो गया, तो ऐसे नहीं पूछना है। अंडरस्टूड। सारे इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा इसका। सो गाइज आज की क्लास में 149 तक हम डील करेंगे, कल हम 150 से लेकर के 167 तक इसको समाप्त कर देंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर सच में वीडियोज अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी सजेशंस एडवाइस है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आपको क्लास के शेड्यूल्स और एक माइनर लॉ की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है आज से। आज 5:30 पे वो क्लास थी। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने अटेंड की होगी, तो जिन्होंने अटेंड किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ दोनों सीरीज़ के लिंक ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल सेम टाइम 7 PM फॉर द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 5:30 फॉर माइनर लॉ। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, आज पार्ट 1 था, कल वो खत्म हो जाएगा। सो सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।